हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ साथ जय हिंद भी। आज बात करने वाले हैं सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में भारतीय व्यक्तित्व का योगदान। ये देखो, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, बहुत ही बेहतरीन इसमें क्वेश्चंस हैं और जो क्रोनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। सो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियोज, क्योंकि ये यहाँ से ऐसा कंटेंट है, अपने नोट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। एक एक डेट्स को मेंशन किया गया है, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को इसमें मेंशन किया गया है, जो आपके एग्जाम से बहुत ही ज्यादा ओरिएंटेड है। हर एग्जाम में, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आप कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, वहां से मॉडर्न हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। सो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है आपका, आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए दोस्तों। चलो बात करते हैं अब इसी सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको ये बराबर लास्ट तक देखना चाहिए और इसमें से नोट्स बना लेनी चाहिए, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, लेकिन अगर 26, 27, 28 में अगर जा रहे हैं आप, तो अभी से इनको प्रिपेयर करके रखिए और बार बार हर चीज को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जो सबसे बड़ा इस समय का एक ड्रॉबैक बन गया है, क्योंकि एक दो बार पढ़ने के बाद वहाँ एक्यूरेसी ब्रेक हो ही जाती है। चलिए बात करते हैं इसकी भूमिका की क्या रहा है दोस्तों। पॉइंट पे आते हैं, अपने टॉपिक पे लौटते हैं वापस, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के बारे में। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दोस्तों, 19वीं सदी के पूर्वार्ध की बात हो रही है। पूर्वार्ध में भारत में आधुनिक पश्चिमी संस्कृति जो थी, आधुनिक पश्चिमी संस्कृति की बात करने की बात करें, उसके आगमन और उसके प्रभाव की बात करें, उसके चलते जो है भारतीय नागरिकों, खासकर विशेषकर जो अगर बात करें, जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग, उसके अंदर राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, यानी कि एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उभर कर सामने आई। ब्रिटिश शासन के प्रवर्ती प्रभाव ने भारतीय समाज को आधुनिक राष्ट्रवाद यानी कि पश्चिमी राष्ट्रवाद पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया दोस्तों। क्या किया? प्रेरित किया। अब राष्ट्रवाद के उदय की क्या कारण है, ये आप कई बार मेंस में, जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहां पर ये मेंशन कर सकते हो। प्राच्यवादियों का प्रभाव था एक तो, राष्ट्रवाद के उदय के कारण के पीछे प्राच्यवादियों का प्रभाव। जब यूरोपीय प्राच्यवादी चिंतकों ने जो है भारतीय अतीत और संस्कृति की प्रशंसा की, तो भारतीय बुद्धिजीवी भी अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित हुए। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवियों का एक वर्ग पश्चिमी उदारवादी विचारधाराओं जैसे स्वतंत्रता, समता, विधि का शासन आदि के संपर्क में आया और उसने अपनी सामाजिक धार्मिक पद्धति की कमजोरी को समझा। ये सारी चीजें निकल कर आई। तीसरा था ब्रिटिश द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए विधि निर्माण। जब ब्रिटिश मानवतावादी चिंतकों ने समाज सुधार के लिए पहल की, तब इससे भारतीय बुद्धिजीवियों का भी प्रेरणा मिली दोस्तों। नए सामाजिक वर्गों का उद्भव। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो आधुनिक आर्थिक सामाजिक रूपांतरण हो रहा था, उसके परिणाम स्वरूप नए सामाजिक वर्गों का उद्भव हुआ तथा पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग आदि जो है इस नए समाज में जुड़ चुके थे। नेक्स्ट बात करेंगे तो भारतीय व्यक्तित्व पर पश्चिम का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जो भारतीय बुद्धिजीवी थी दोस्तों, भारतीय इंटेलेक्चुअल क्लास थी, वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य विचारों के संपर्क में आए तथा पश्चिमी प्रगति से प्रभावित हुए दोस्तों। जो पश्चिमी प्रगति थी, वेस्टर्न की जो प्रगति थी, उससे प्रभावित हुए। उनका मानना था कि अपने समाज की प्रगति की ओर लाने के लिए पश्चिमी विचार, जो कौन कौन से विचार थे उस समय, जैसे मानवतावादी हो गया, स्वतंत्रता हो गई, समानता है, विधि का शासन आदि को अपनाना होगा। ये सारे विचार निकल कर आए पश्चिम से दोस्तों। वहीं इसी सभ्यता में राजा राम मोहन राय की अहम भूमिका रही, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है राजा राम मोहन राय की। इनकी चर्चा करते हैं दोस्तों। क्या था राजा राम मोहन राय की भूमिका के बारे में? चलो बात करते हैं इनके बारे में। देखो, राजा राम मोहन राय दोस्तों, उनको आधुनिक जागरण का प्रणेता माना जाता है। आधुनिक जागरण का प्रणेता माना जाता है उनको, मतलब गॉड माना जाता है, भगवान माना जाता है, ऋषि साकार गॉड माना जाता है, फादर माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक जागरण का प्रणेता माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर, यानी कि वो नेशनलिस्ट की एक भावना थी उनके अंदर, वो इमोशंस घर कर गए थे, उनसे प्रेरित होकर अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक, सोशल, बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल और राजनीतिक उत्थान में लगा दिया। किसने? राजा राम मोहन राय जी ने दोस्तों। अब कुछ और बात करते हैं, परीक्षा की दृष्टि से देख लो एक बार। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया वह है बुद्धिजीवी वर्ग था। नगरीय उच्च जातियां थी, उदार रजवाड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट
कुलीन जमींदार यानी कि नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया तथा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आदमी सभा, और राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय को, और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे दोस्तों, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी कड़ी में राजा राम मोहन राय पर लौटते हैं दोस्तों। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय समाज में प्रचलित मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया और जागृति के युग का सूत्रपात किया दोस्तों। राजा राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष तथा नव दिन का तारा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये सारी जो थी, सारे जो नाम थे, सारे जो एक तरीके से टाइटल्स थे, ये राजा राम मोहन राय को दिए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजा राम मोहन राय ने प्राच्य दार्शनिक विचारधाराओं के प्रति अपनी आस्था प्रकट की, लेकिन उनका मानना था कि भारतीय समाज का पुनरुत्थान पश्चिमी संस्कृति को अपनाने से ही संभव है। वे चाहते थे कि भारतीय लोग वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाएं, वे समानता व स्वतंत्रता को स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार तभी हो सकता है जब देश में आधुनिक पूंजीवाद उद्योग शुरू किए जाएं दोस्तों। राजा राम मोहन राय की संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी सहित अनेक भाषाओं का ज्ञान था। राजा राम मोहन राय के विचारों में परंपरावादी तत्वों और पाश्चात्य तत्वों दोनों के बीच संतुलन को देखने को मिलता है दोस्तों। 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बांग्ला साप्ताहिक, संवाद कौमुदी तथा फारसी भाषा में, याद रखना ये फारसी भाषा में साप्ताहिक यानी कि वीकली समाचार पत्र मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया था। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय के सुधारों की दोस्तों। क्या क्या सुधार किए? देखो, धार्मिक सुधार की, रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, सामाजिक सुधार हुए, शिक्षा में सुधार किया उन्होंने, राजनीतिक सुधार भी किया यानी कि पॉलिटिकल। क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से सुधार किए? देखो, रिलीजियस भी किए, सोशल भी किए, रिलीजियस हो गए, सोशल हो गए, एजुकेटेड हो गए और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो गए दोस्तों। ये सारे सुधार उन्होंने राजा राम मोहन राय जी ने किए थे। अब बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे धार्मिक सुधारों से दोस्तों। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधारों की चर्चा करें, उन्होंने एकेश्वरवाद यानी कि मोनोथिस्ट पर बल दिया, यानी कि भाई एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की पूजा होनी चाहिए, इस बात पर राजा राम मोहन राय जी ने बल दिया। उनका कहना था कि प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में भी, जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में भी एकेश्वरवाद की शिक्षा दी गई है। उन्होंने वेदों और 5 प्रमुख उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रकाशित किए दोस्तों। उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में कई पुस्तकें लिखी। उन्होंने 1809 ईस्वी में 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इसका नाम था, फारसी में लिखी गई थी 1809 में, याद रखना, तुफात उल मुवाहिदीन। इसका मतलब है कि एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथेसिस लिखी दोस्तों। क्या थी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी, तुफात उल मुवाहिदीन। ठीक है, ये एकेश्वरवादियों को उपहार पर एक पुस्तक लिखी, किसमें? फारसी में। अब थोड़ा जो एग्जाम की दृष्टि से उसको देख लेते हैं। तो ये होगी 1809 की पुस्तक थी। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय जी। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल में दोस्तों, इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन कई बार है, क्योंकि ये ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड गए थे, किसकी? अकबर जो सेकंड है, उनकी पेंशन बढ़वाने के चक्कर में, उनकी सैलरी वगैरह कुछ ऐसा था, उसके चक्कर में, पेंशन के चक्कर में अंग्रेजों, वहीं इनकी समाधि है, वहीं इनकी डेथ हो गई थी। तो वहां पर ये क्या है, उनकी समाधि को ब्रिस्टल इंग्लैंड में बना दिया गया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है। तो केशव चंद्र सेन का संबंध है टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से दोस्तों। बात करेंगे बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, वह था पाश्चात्य शिक्षा का। तो राजा राम मोहन राय जी ने पाश्चात्य शिक्षा का, वेस्टर्न शिक्षा का कोई भी विरोध नहीं किया था दोस्तों। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। यह कथन किसका है? स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर जी का दोस्तों। किसका? स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने ये वर्ड्स कहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन है सिस्टर निवेदिता का।
महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे एमजी रानडे दोस्तों। ये सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। अब बात करते हैं मूर्ति पूजा से रिलेटेड राजा राम मोहन राय जी के विचारों को। जो उन्होंने बुक लिखी है फारसी में एकेश्वरवादियों को उपहार, वो पुस्तक लिखने के बाद उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा पुरोहित वर्ग की निंदा की। जो पंडित वर्ग था, जो पूजा पाठ करते थे, पुरोहित थे, उस वर्ग की निंदा की। जाति की कट्टरता और निरर्थक धार्मिक कृत्यों के प्रश्न को पुरजोर विरोध किया। उनका मानना था कि अगर कोई धार्मिक ग्रंथ मानवीय तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसे त्यागने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने वेदांत दर्शन को मानवीय तर्क शक्ति पर आधारित माना। जो वेदांत दर्शन है, उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन की जो लॉजिकल पावर है उसकी शक्ति पर यह बेस है। उन्होंने 1820 ईस्वी में ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली यानी कि प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की है। उन्होंने 1814 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। उनका कहना था दोस्तों कि भारत पश्चिमी संस्कृतियों से सीखे, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में तार्किक व बौद्धिक होनी चाहिए, जिससे भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो सके। उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना, एकेश्वरवाद की शिक्षा देना, मूर्ति पूजा, अवतारवाद तथा पुरोहितवाद का विरोध करना। ये सारी चीजें ब्रह्म समाज से निकल कर आई दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सामाजिक सुधार। राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज के सुधार के लिए आधार तैयार किए दोस्तों। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने राजा राम मोहन राय का सबसे अमूल्य योगदान सती प्रथा के लिए रहा दोस्तों। किसके लिए? सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष था। उनके प्रयास से ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 में अधिनियम पारित किया। अधिनियम नंबर 17 पारित किया। क्या था? 17 पारित कर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, किंतु 1830 ईस्वी में इन्हें बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया दोस्तों। 1830 तक आते आते ये जो नियम थे बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिए गए। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक संवाद कॉमेडी के माध्यम से सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी दोस्तों। उन्होंने स्त्रियों के प्रति दुराग्रहों की निंदा की। उन्होंने बहुविवाह तथा विधवाओं की सामाजिक स्थिति की आलोचना की। उन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए उन्हें विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार देने की मांग की। उन्होंने जाति प्रथा की कट्टरता का विरोध भी किया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा में सुधार की। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वे आधुनिक विचारों के प्रचार प्रसार के लिए आधुनिक शिक्षा का प्रमुख साधन के रूप में देखते थे। डेविड एयर ने दोस्तों 1817 ईस्वी में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसका राजा राम मोहन राय ने पुरजोर समर्थन किया। वहीं 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें भारतीय विद्या और पश्चिमी सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध थी दोस्तों। इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की भी स्थापना की दोस्तों। इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। समझ है? देखो बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं और क्या सुधार हुए धार्मिक राजनीतिक सबकी बखूबी और स्पेशली चर्चा की गई दोस्तों। तो सबसे रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, आपका थोड़ा सा प्यार जरूरी है हमारे लिए। चलिए बात करते हैं राजनीतिक सुधारों की। देश की राजनीतिक असहमति के मुद्दों पर जन आंदोलन के प्रवर्तक भी थे। उन्होंने रैयत मतलब किसानों की दशा में सुधार के लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने किसानों द्वारा दिए जा रहे लगान को हमेशा के लिए निश्चित कर देने पर बल दिया, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। मतलब एक परमानेंट टैक्स जैसी चीज बनाने की बात की। उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर से भारी वस्तुओं से जो भारी वस्तुओं से इंडियन वस्तुओं से उनसे भारी निर्यात शुल्क हटाने की मांग की। जो निर्यात एक्सपोर्ट था वो बहुत ज्यादा था, जो ड्यूटी लगी हुई थी बहुत ज्यादा थी, उसको हटाने की मांग की। उन्होंने उच्च सेवा पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग की। उन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग करने पर बल दिया। उन्होंने न्यायिक समानता का पुरजोर समर्थन किया था दोस्तों। न्यायिक समानता का पुरजोर समर्थन किया। अब परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं एकेश्वरवादियों का उपहार पुस्तक किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने दोस्तों। आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ और कब हुई? कलकत्ता में 1815 ईस्वी में। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की राजा राम मोहन राय ने। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय जी ने दोस्तों। समझ रहे हैं आप? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद पर। और कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डेविड एयर ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएं थी संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन राय के प्रमुख भारतीय सहयोगी थे द्वारकानाथ टैगोर जी दोस्तों। ठीक है, ये सारा इंपोर्टेंट फैक्टर था। वही बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के बारे में उन्होंने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने,
कि राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं है, बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्र के आपसी भाईचारे में नियत है। ये बात वो बखूबी जानते थे राजा राम मोहन राय जी। ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनके बारे में कही थी दोस्तों। वही 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर सेकंड, जो मैंने ऊपर बात की थी, उनके राजदूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर्थ के दरबार में पहुंचे। ये पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय जी ब्रिटिश के कौन सा राजा था उसके दरबार में पहुंचे। तो ये सम्राट था विलियम फोर्थ के दरबार में पहुंचे इंग्लैंड। तो मुगल बादशाह के पेंशन के मुद्दे के लिए इंग्लैंड में भेजे, कि मैंने इससे ऊपर बताया था। इसी समय राजा राम मोहन राय को अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि से सम्मानित किया। वहीं ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही सितंबर 1839 में, तो वहीं ब्रिस्टल में सितंबर 1839 ईस्वी में राजा मोहन राय का मस्तिष्क ज्वर यानी कि जो मेनिंजाइटिस होता है उस फीवर के कारण निधन हो गया, और उनकी समाधि आज भी ब्रिस्टल में ही है। कहाँ पर है? ब्रिस्टल में दोस्तों, ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही है। और 1839 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी का निधन हो गया। ये बहुत ही क्षति थी हमारे भारतीय समाज के लिए, भारतीयों के लिए दोस्तों। अब इससे आगे बात करेंगे डेरिजियो और यंग बंगाल की बात करने वाले हैं। डेरिजियो और यंग बंगाल की बात करेंगे। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरिजियो द्वारा की गई दोस्तों। इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। डेरिजियो का जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। वह कलकत्ता हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। डेरिजियो ने नवयुवकों को विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, सभी आधारों पर प्रमाणिकता की जांच करने, समानता व स्वतंत्रता की भावना से काम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया दोस्तों। डेरिजियो को उनकी क्रांतिकारिता के कारण 1831 ईस्वी में हिंदू कॉलेज से अपदस्थ कर दिया गया, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत ज्यादा क्रांतिकारी ये रीजन थे। उनको मतलब क्रांतिकारी टाइप से काम करते थे, वो रेवोल्यूशनाइज करने की बात करते थे। तो 1831 में हिंदू कॉलेज से उन्हें अपदस्थ कर दिया गया। वहीं 1831 ईस्वी में युवा अवस्था में हैजे से उनकी मृत्यु हो गई। कब? 1831 ईस्वी में, बहुत जल्दी उम्र में वो चले गए दोस्तों, 1831 में। वहीं आत्मिक उन्नति की बात करें, आत्मिक उन्नति और समाज सुधार के उद्देश्य से डेरिजियो ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में एकेडमिक एसोसिएशन, याद रखना, एकेडमिक एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब की स्थापना की दोस्तों। समाज सुधार के लिए कार्य किए गए कार्य की बात करें, उनके अनुयायियों ने पुरानी प्रथाओं और रिवाजों की आलोचना की। उन्होंने नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने राजा राम मोहन राय को परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया। सरकारी सेवाओं के उच्चतर पद पर भारतीयों की नियुक्ति के लिए आंदोलन चलाए। ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों के साथ बेहतर व्यवहार हो, और इसके लिए उनके अनुयायियों ने आंदोलन किए दोस्तों। वहीं बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरिजियो को बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरिजियो को बंगाल में दोस्तों, देखो यहाँ पे आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, ये यहीं पर है, आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत तथा हमारी जाति के पिता कहा, जिनके सद्गुण उनकी प्रति श्रद्धा पैदा करेंगे। यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरिजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत तथा हमारी जाति के पिता का, जिनके सद्गुण उनके प्रति श्रद्धा पैदा करेंगे दोस्तों। ये सारी चीजें थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। ठीक है, अभी चलो आगे बढ़ते हैं, परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं क्या है, बात करते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे एमजी रानडे। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की गई हेनरी विवियन डेरिजियो। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी विवियन डेरिजियो। हेनरी विवियन डेरिजियो का जन्म कब हुआ? 1809 ईस्वी में। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हेनरी विवियन डेरिजियो ने। डेरिजियो थे दोस्तों एक दार्शनिक, शिक्षक और कवि। क्या थे? दार्शनिक, शिक्षक और कवि थे दोस्तों। वहीं और बात करते हैं, ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र था तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया गया 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक किसने किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। तत्वबोधिनी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी दोस्तों? बंगाली में, याद रखना। तो तत्वबोधिनी पत्रिका जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। वहीं तत्व रंजनी सभा के संस्थापक भी कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर जी। और ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ी 1866 ईस्वी में, जब इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक थे केशव चंद्र से। तो 1866 में ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। दो समाज बने थे, साधारण ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। दो ब्रह्म समाज निकल कर आए दोस्तों उस समय
1966 ईस्वी में। अब बात करते हैं देवेंद्र ठाकुर की। ये कौन थे? देवेंद्र ठाकुर जो है 1828 ईस्वी में स्थापित जो है ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने में देवेंद्र ठाकुर का अहम योगदान था दोस्तों। 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इसी तत्वबोधिनी सभा से निकलने वाली तत्वबोधिनी पत्रिका ने भारत में बांग्ला भाषा के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। उन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार किया। तत्वबोधिनी पत्रिका ब्रह्म समाज की मुख्य पत्र थी। वर्ष 1843 ईस्वी में देवेंद्र ठाकुर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। ब्रह्म समाज ने विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह के उन्मूलन, नारी शिक्षा रहितों की दिशा में सुधार और आत्म संयम के आंदोलन का समर्थन किया था दोस्तों। ठीक है, ये सारी कहानियां थी। अब आगे बढ़ते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्कॉलर और एक तरीके से बहुत ही विद्वान आदमी थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। महान विद्वान और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार में लगा दिया। उनका जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1851 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया उन्होंने। कब? 1851 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक महान मानवतावादी, उनमें गरीबों, अभागों और उत्पीड़न लोगों के लिए अपार सहानुभूति थी। उनके विचारों में भारतीयता तथा पाश्चात्य संस्कृति की झलक देखने को मिलती है दोस्तों। समाज सुधार के क्षेत्र में योगदान की बात करें, उन्होंने संस्कृत पढ़ाने की नई तकनीक विकसित की। ब्राह्मण जाति की सर्वोच्चता के विरुद्ध थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और 1855 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज उठाई। उनकी देखरेख में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह दिसंबर 1856 में हुआ दोस्तों। क्या हुआ? दिसंबर 1856 में हुआ। नारी शिक्षा के लिए कदम उठाए। बैथुन स्कूल की स्थापना 1849 ईस्वी में कलकत्ता में हुई दोस्तों। कहाँ पर? कलकत्ता में। पश्चिमी भारत में सुधारक की बात करें, क्या है? बंबई के बाल शास्त्री जाम्बेकर प्रथम सुधारकों में से थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की और हिंदुओं की आम प्रथाओं में सुधार लाने की कोशिश की। वर्ष 1832 ईस्वी में उन्होंने दर्पण नामक साप्ताहिक यानी कि वीकली पत्रिका का प्रकाशन भी किया था दोस्तों। किसने? बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने। 1849 यानी कि 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की इन्होंने। इसकी अन्य शाखाएं पूना में थी, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य नगरों में स्थापित हुई दोस्तों। ठीक है, ये सारी कहानियां थी। अब आगे बढ़ते हैं, इधर ही परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे विष्णु शास्त्री जी। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना हुई 1820 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे डी.के. कर्वे। सत्यप्रकाश पत्रिका संबंधित थी विधवा पुनर्विवाह से। मद्रास में विधवाओं के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया वीर सेलिंग पंतु द्वारा। वीर सेलिंग पंतुल ने नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया 1872 ईस्वी में। पूना में वर्ष 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में विधवा विवाह के लिए आंदोलन चलाए। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महाराष्ट्र में लोकहितवादी के नाम से विख्यात समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख ने आधुनिक मानवतावादी तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और विवेक संगत सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज के पुनर्गठन की वकालत की थी दोस्तों। ठीक है, लोकहितवादी भी बोले जाते थे। वही बात करें तो 1850 ईस्वी में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की दोस्तों। किसकी? विधवा विवाह समाज की स्थापना की विष्णु शास्त्री पंडित ने, और इस कार्य में उनका सहयोग दिया करसोन दास मल जी ने। इन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। यह पत्रिका गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी दोस्तों। क्या नाम था? सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन था और यह पत्रिका गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी। समझ रहे आप? अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जो दर्पण है 1832 ईस्वी में। दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1832 ईस्वी में हुआ। परमहंस मंडली की स्थापना की गई 1849 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा फुले ने। गोपाल हरि देशमुख की किस नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी। विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की? विष्णु शास्त्री पंडित ने। दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? बाल शास्त्री जाम्बेकर प्रथम ने। सत्य प्रकाश पत्रिका का संपादन किसने भाषा में होता है? गुजराती भाषा में। रहनुमा मस्जिद दशान सभा की स्थापना की 1851 में। पारसी धर्म सुधार संगठन की स्थापना की दादाभाई नौरोजी ने। मद्रास हिंदू संघ की स्थापना की वीर सलिंगम पंतुलु ने दोस्तों। ये सारा इंपोर्टेंट फैक्टर्स है। अब आते हैं कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट्स पे। अब बात करेंगे डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे ने दोस्तों पूना में एक विधवा आश्रम स्थापित किया। उन्होंने बंबई में भी भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वहीं दादाभाई नौरोजी ने बंबई के एक और प्रमुख समाज सुधारक थे। पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापकों में से एक थे। तो जो दादाभाई नौरोजी हैं वो
पारसी धर्म सुधार जो संगठन था उसके संस्थापकों में से एक थे। दादाभाई नौरोजी दादाभाई नौरोजी नौरोजी फरदोन तथा एस बंगाली ने मिलकर 1851 ईस्वी में रहनुमाई मध्य दार्शन सभा की स्थापना की दोस्तों। इसी सभा ने पारसी समुदाय में विद्यमान रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त करने, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा बाल विवाह एवं प्रथा प्रथा ही समाप्ति हेतु आंदोलन चलाया। वीर सलिंगम पंतलू ने मद्रास हिंदू संघ की स्थापना की। इस संघ ने समाज की विधवा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कार्य किया था दोस्तों। ठीक है, ये सारी कहानी इससे रिलेटेड थी। अब बात आते हैं दोस्तों 1857 का महाविद्रोह पे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस विद्रोह की डिटेल में और भरपूर चर्चा करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट यही है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये थोड़ा सा मोरल सपोर्ट आपका मिलता है, आपका प्यार मिलता है। आप हमारी फैमिली की तरह ही हैं, सब लोग जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ने वाले हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मोरल सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, आपका प्यार मिलना चाहिए। चलो इसी में आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं। 1857 के महाविद्रोह की चर्चा करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे अब 1857 की भूमिका की। तो 1857 की बात करेंगे दोस्तों। ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष हो चुके थे इस समय, 1757 से 1857 तक। ब्रिटिश शासन के 100 वर्षों में 1757 से 1857 पूर्ण होने पर उत्तरी व मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ। कहां पर? उत्तरी एवं मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह, मतलब लोगों का विद्रोह खड़ा हुआ, और उसने ब्रिटिश शासन की नींव को, उसके फाउंडेशन को झकझोर कर रख दिया। इसका प्रारंभ तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों ने किया। इसका जो स्टार्ट है, भारतीय जो सिपाही थे, जो कंपनी में काम करते, उन्होंने किया, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार व्यापक क्षेत्रों में हो गया। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस महाविद्रोह में किसान, दस्तकार, सैनिक तथा कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल हुए दोस्तों। क्या हुआ? किसान, दस्तकार, सैनिक तथा कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल हुआ। अब बात करते हैं कुछ राजनीतिक कारणों पे। ब्रिटिश विस्तारवादी नीति के कारण, जो उसकी एक्सपेंशन पॉलिसी थी, उसके कारण अनेक राजा तथा नवाब स्थापित हुए। उनके साथ साथ अनेक अधिकारी, सैनिक भी बेरोजगार हो गए दोस्तों। लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि, उसने भारतीय राजाओं के राज्यों की कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ा दिया था। जो भारतीय राजाओं हैं, उनके राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ चुका था। वहीं सहायक संधि में दोस्तों, शासन अपने व्यापार अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखते थे। बदले में ब्रिटिश उन्हें आंतरिक स्वतंत्रता तथा आंतरिक और बाह्य खतरों से सहायता के लिए आश्वस्त करते थे। क्या करते थे? आश्वस्त करते थे। सहायक संधि करने वाले राज्यों में बात करें तो हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में, अवध नवंबर 1801 ईस्वी में, तथा पेशवा जो है 1802 ईस्वी में दिसंबर में, ये सब शामिल थे सहायक संधि में दोस्तों। वहीं बात करें बरार के भोसले की, सहायक संधि में सबसे पहला राज्य था हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802 और बरार के भोसले शामिल थे दोस्तों। कुछ और चर्चा करेंगे। वहीं 1803 में बरार के भोसले, उसके बाद सिंधिया फरवरी 1804 ईस्वी में। कौन? सिंधिया। वह अन्य सहायक संधि करने वाले राज्यों में जोधपुर है, जयपुर है, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर आदि शामिल थे। सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार किया। तो सबसे पहले किसने किया? हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था। वहीं लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत ने भारतीय राजाओं के उत्तराधिकार विहीन होने पर, यानी कि उनके जो हायर राइट से, उत्तराधिकार वाले राइट से उनके विहीन होने पर कंपनी का राज्य का अधिकार की मान्यता दी। क्या किया? कंपनी का राज्यों पर अधिकार की मान्यता दे दी। इस सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें, हिंदू राजाओं को दत्तक पुत्र गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। मतलब अगर उनकी खुद की संतान नहीं है तो वो दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड पुत्र नहीं ले सकते थे। इस बात से वंचित कर दिया गया। वही बात करें, कुछ और बात करेंगे। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत पंजाब दोस्तों, पैगू जिसे बोलते पैप्स को बोलते हैं ना, पैगू और सिक्किम का विजय द्वारा विलय किया गया। किसका? पंजाब, पैगू और सिक्किम का विजय द्वारा विलय किया गया दोस्तों। वहीं सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये सब व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय कर लिए गए थे। अवध राज्य का कुशासन का आरोप लगाकर विलय किया गया। तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां छीन ली गई दोस्तों। वहीं राज्यों के विलय का क्रम देखें तो सबसे पहले सतारा, ऐसे करके याद रखो, सतारा 1848 यानी 1848 में सतारा, उसके बाद जैतपुर और संबलपुर 1849 में, उसके बाद बगाट 1850 में बगाट हो गया, उसके बाद 52 में 1852, कौन सा? उदयपुर। ऐसे सजबू ऐसे याद कर लो।
ठीक है। तो सतारा हो गया, जयपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, उसके बाद झांसी 1853 में, नागपुर 1854, करौली करौली का हो गया 1855 में, और अवध 1856 में शामिल है राज्यों के विलय के क्रम में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अब आगे बात करते हैं, ये सारे राज्य थे। अब विद्रोह के उस समय के कारणों पर चर्चा करेंगे, क्या थे विद्रोह के कारण। देखो एक्चुअल में विद्रोह हुआ, लेकिन वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, और उस समय होने के पीछे रीजंस क्या थे, इन सब पे बात करेंगे। नंबर एक था राजनीतिक कारण, दूसरा प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। ये सारे विद्रोह के कारणों में सम्मिलित थे दोस्तों। वहीं बात करें नोट क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने करौली के व्यवगत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जो करौली का व्यवगत विस्तार है प्रस्ताव है, उसको अस्वीकार कर दिया था। वहीं रियासतों के विलय के अतिरिक्त पेशवा जो है, पेशवा नाना साहब की पेंशन भी रोक दी गई थी, जिससे पेशवाओं में असंतोष था दोस्तों। क्या था, पेशवाओं में असंतोष फैला हुआ था। अब प्रशासनिक कारणों पर चर्चा करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहा दोस्तों, जो प्रशासनिक कारण रहे वो सब क्या थे। प्रशासनिक कारणों की चर्चा करने वाले हैं अपन, क्या है देखो, अंग्रेजों ने प्रशासन में यूरोपीय तत्वों की अधिकता को बनाए रखा और भारतीयों को उच्च पदों पर शामिल होने से दूर रखा। क्योंकि अंग्रेज इतने ज्यादा क्लेवर थे, वो भारतीयों को हाई पोस्ट पे, ऊंचे पदों पर बिल्कुल भी पहुंचाना नहीं चाहते थे, ना ही वो उनको वो हाई पोस्ट देते थे। अंग्रेजों ने न्यायिक पक्ष पर भी यूरोपीय नागरिकों को उच्च व श्रेष्ठ मानकर उन्हें न्याय का रखवाला बनाया दोस्तों। क्या बनाया, नागरिकों जो है उनको उच्च व श्रेष्ठ मानकर उन्हें न्याय का रखवाला बनाया। वहीं भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता था। इनकी जो भारतीय जज है वो अंग्रेजों के विरुद्ध कोई मुकदमा है तो उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी, ये पावर नहीं थी कि वो उस सुनवाई को शामिल कर ले और सुनवाई को कर ले दोस्तों। अंग्रेजों की न्यायिक प्रणाली समानता के नियम को विरुद्ध थी। क्या थी, अंग्रेजों की न्यायिक प्रणाली समानता के नियमों के विरुद्ध थी। अतः भारतीयों में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था को लेकर असंतोष था। प्रशासनिक व्यवस्था में योग्यता की जगह धर्म का आधार बनाया गया, जिससे आम जन में भेदभाव की भावना उत्पन्न हुई। उसके फलस्वरूप विद्रोह की भावना का जन्म हुआ दोस्तों। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, विद्रोह ने जन्म ले लिया और उस भावना का क्या हुआ, जन्म हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सामाजिक व धार्मिक कारण की बात करेंगे। क्या है, ब्रिटिश ने दोस्तों, जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, 19वीं सदी में भारत में समाज सुधार में भी रुचि दिखाई। जैसे बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिंग एवं डलहौजी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाए, जैसे सती प्रथा, उसका उन्मूलन किया, बाल विवाह का निषेध किया, विधवा विवाह का समर्थन आदि चीजें शामिल थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है इसके कारणों की बात करें। कारण क्या थे, सती प्रथा हो गया, समाज मामलों में, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप, विधवा विवाह समर्थन हो गया, धार्मिक नियोक्ता कानून हो गया, ये सारे कारण उसमें शामिल थे। 1850 ईस्वी में डलहौजी एक धार्मिक नियोक्ता कानून से बोलते हैं द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 लाया गया। इसका उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म के प्रसार को प्रोत्साहन देना था। इससे हिंदू समाज में असंतोष की भावना पैदा हो गई। वहीं 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया और 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हो गया था दोस्तों। क्या हो गया, लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ, लेकिन ये 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय प्रस्तुत किया गया था, प्रेजेंट किया गया था और पारित हुआ था ये कैनिंग के समय पे, जब ब्रिटिश के द्वारा भारत के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया। उन सब की बात करेंगे। तो फिर भारतीय अपने दीन और धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो गए। उसके परिणाम स्वरूप इसका सामाजिक तनाव, इसके परिणाम अगर देखा गया तो सामाजिक तनाव और विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो गई दोस्तों। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आ चुकी थी। इस कारण एक ऐसा एक रीजन नहीं था, सिर्फ एक सिंपल कारण नहीं था जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। देयर इज अ लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड इट। बहुत सारे जो कारण थे जो इसमें असिमुलेट थे, जो इसके पीछे लागू थे, जिसके कारण ये 1857 का 1857 का महाविद्रोह हुआ दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्थिक कारण। क्या थे आर्थिक कारण, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति सबसे ज्यादा खतरनाक थी। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बहुत ही बड़े उच्च लेवल पे था। उस नीति के विरुद्ध का प्रमुख कारण था भारत में ब्रिटेन में तैयार वस्तुओं के बाजार विस्तार से तथा कृषि का दोस्तों, एग्रीकल्चर का, कृषि का वाणिज्यीकरण होने से, जो कॉमर्शलाइजेशन होने से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। साथ ही ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों ने किसानों का जमकर शोषण किया। आर्थिक कारण देखते हैं, कृषकों की दयनीय स्थिति, भूराजस्व में वृद्धि, मुक्त व्यापार नीति और लघु उद्योगों का हास हो चुका था।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्थिक कारणों में से थे दोस्तों। बात करें ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के विकास के क्रम में देखा जाए तो भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में उपयोग किया जाने लगा, जिससे भारतीय उद्योगों, हस्तशिल्प उद्योगों को भारतीय धक्का लगा तथा इन उद्योगों के सहारे अपनी आजीविका चलाने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो चुकी थी। 19वीं सदी में दोस्तों इंग्लैंड में औद्योगिक जो क्रांति है, क्या है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति ने 19वीं सदी में इंग्लैंड में जन्म लिया, मतलब शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों। इस कारण भारतीय बाजारों में इंग्लैंड के औद्योगिक माल को बढ़ाव सी आ गई। मशीन द्वारा निर्मित वस्तुएं सस्ती होने वाली थी, क्योंकि जो मशीन से बनी थी, जो हाथ से बनी थी, उनमें अंतर था। मशीन द्वारा निर्मित वस्तुएं सस्ती होती थी क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा मात्रा में बना दिया जाता था। इस कारण भारत का कुटीर और लघु उद्योग समाप्त होने लगा। अतः इन तत्वों को भी इस महाविद्रोह में महत्वपूर्ण भागीदारी रही। ये जो तत्व थे 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा इन सब का, क्योंकि ये सब कारण 1857 की महाविद्रोह के कारणों में से थे दोस्तों। सैन्य कारणों की बात करेंगे, क्या है, 1857 ईस्वी के महाविद्रोह में सैनिक असंतोष ने एक अहम भूमिका निभाई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सफलता में बंगाल सेना की अहम भूमिका रही दोस्तों। तो ब्रिटिश का साम्राज्यवाद था, उसकी सफलता में बंगाल जो है, बंगाल सेना के लोग, यानी कि बंगाल के लोग ज्यादातर थे, उनकी अहम भूमिका रही थी। पूर्व में अगर बर्मा से लेकर पश्चिम में देखा जाए तो अफगानिस्तान तक ब्रिटिश साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षों को पूरा करने का साधन बनी थी ये कौन, बंगाल सेना दोस्तों। इसके बावजूद उनके साथ नस्लवादी भेदभाव, समझ रहे हैं आप, मतलब किस लेवल पे ये, किस उच्च कोटि के बेवकूफ थे ये अंग्रेज, देख सकते हैं ना कि ये किस लेवल का इन्होंने भेदभाव किया जा रहा था, उच्च कोटि का भेदभाव किया जा रहा था। ये उनके लिए असहाय था। उदाहरण के लिए अगर ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में उन्हें कम वेतन मिलना, भत्ते दिए जाना, कम वेतन कम भत्ते दिए जाना तथा उनकी पदवी सूबेदार से ऊपर नहीं हो सकती थी सेना में, इसलिए और ज्यादा प्रताड़ित थे। सैन्य कारणों में देखें तो वेतन नीति बहुत अलग थी, भारतीय सिपाहियों में असंतोष था, नस्लीय भेदभाव, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, ये सब बहुत ही इंपोर्टेंट थे, जो सैन्य कारणों में सबसे इंपोर्टेंट माने जा सकते हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से कुछ बात देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से, 10 मई 11 मई के आसपास ये शुरुआत हो चुकी थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। मंगल पांडे सिपाही थे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, ये इंपोर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। वहीं 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, किसको, बख्त खान को। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा जनरल हेरोज को। और 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या थी अवध से दोस्तों, जो लखनऊ वाला इलाका है, सबसे ज्यादा सिपाही अवध से थे दोस्तों। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस में चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। दिसंबर 1856 ईस्वी में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप की संख्या, यानी चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण थे ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, और 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी दोस्तों। क्या था, कमल और रोटी कारणों में से एक थे। ये सारे इंपोर्टेंट फैक्टर थे सैन्य कारणों के। और देखते हैं अब सैनिकों की बात है, सैनिक कारणों पे आते हैं। उनके धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया जा रहा था दोस्तों, क्योंकि देखो सारा खेल आज भी है, पहले भी था। अगर आप किसी के रिलीजन में घुसेंगे, धर्म में घुसेंगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो सैनिकों को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा था। उदाहरण के लिए सैनिक ड्रिल में समान अनुशासन लागू करने के नाम पर उनकी धार्मिक प्रतीकों को यथा मस्तक पर टीका लगाने पर, पगड़ी धारण करने पर आदि पर पाबंदी लगा दी गई। उसी समय लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित कर दिया। समझ रहे आप, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लेकर आइए लॉर्ड कैनिंग लेकर आया 1856 ईस्वी में। उन्होंने क्या किया कि समुद्री यात्रा को अनिवार्य बना दिया कि आप समुद्री यात्रा करेंगे और विदेश में जाके युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोविजन था कि समुद्र पार करना एक तरीके से हमारे धर्म में पाप माना जाता है। तो इसलिए उन्होंने एक नियम बना दिया 1856 में कि आप ये समुद्र यात्रा अनिवार्य बना दी, जो कि भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था दोस्तों। 1856 में ये नियम बनाया। वहीं 1854 ईस्वी में बात करें, 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा अब सैनिकों को भी पत्र पर स्टैंप लगाना अनिवार्य बना दिया गया। यह सैनिकों के विशेषाधिकारों के खिलाफ था दोस्तों।
समझ रहे हैं। डाकघर अधिनियम लिखा है 1854 में, जिसके द्वारा सैनिकों को भी, जो सैनिक हैं उनके भी पत्र पर स्टैंप लगाना अनिवार्य बना दिया था, जो पहले नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कुछ तात्कालिक कारणों की दोस्तों। क्या है ये, देखते हैं। तो तात्कालिक कारण देखते हैं। तात्कालिक कारणों में दोस्तों 1856 ईस्वी में सरकार ने जो पुरानी लोहे वाली बंदूक थी ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग को निश्चय किया। इसमें लगने वाले कारतूस के ऊपरी भाग को दांतों से खोलना पड़ता था। बंगाल की सेना में अचानक यह बात फैल गई। इस कारतूस की खोल में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हिंदू और अन्य धार्मिक पंथ के सैनिकों को लगा कि उनका धर्म खतरे में है। दोस्तों किसको लगा, जो हिंदू और अन्य धार्मिक पंथ थे उनके सैनिकों को लगा कि उनका धर्म खतरे में है। ये तात्कालिक कारण रहा दोस्तों। क्या है तात्कालिक कारणों में, न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, सैनिकों की नियुक्ति में ब्रिटिश का झुकाव साक्षर और शिक्षित सैनिकों की नियुक्ति पर रहा। इस क्रम में उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तरी की बात करें, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से उच्च जाति के लोगों को, दोस्तों किसको, उच्च जाति के लोगों को सेना में लिया गया। इस कारण सैनिकों में स्वाभाविक रूप से जाति संवेदनशीलता आ चुकी थी, यानी कि एक कास्ट सेंसिबिलिटी, कास्ट सेंसिटिवनेस आ चुकी थी, जाति संवेदनशीलता। फिर चर्बी वाले कारतूस ने इस मामले में एक विस्फोट का रूप धारण कर लिया दोस्तों। अब 1857 की विद्रोह का घटनाक्रम, यहाँ से हमेशा से क्वेश्चन आते रहे दोस्तों, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से जो डेट्स हैं आपके एग्जाम्स में देखने को मिलती है। देखो 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट थी, नाम था बैरकपुर में, बैरकपुर यानी कि 34वीं रेजिमेंट बंगाल की बात हो रही है। उसमें सैनिक के पद पर कार्यरत थे मंगल पांडे। उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का विरोध किया। साथ ही विद्रोह में भाग लेने के लिए अपने साथियों से भी उन्होंने आह्वान किया, और मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर लेफ्टिनेंट बाग, ये याद रखना ये नाम, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट हॉर्स्यून, एक बार देख लो, मेजर सार्जेंट हॉर्स्यून की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी गई और मेजर सार्जेंट हॉर्स्यून की हत्या कर दी गई। इसी कारण 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को, याद रखना ये डेट, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया दोस्तों। इसी घटनाक्रम में देखो क्या है, प्रारंभ की बात करें, 10 मई 1857, स्थान था मेरठ उत्तर प्रदेश में, क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, और यहीं से विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। कब, 10 मई 1857 को दोस्तों। अब आते हैं विद्रोह का विस्तार, देखते हैं कहां पर पहुंचा, क्या हुआ, इसकी चर्चा करेंगे विद्रोह के विस्तार की। सबसे पहले दिल्ली पे आएंगे दोस्तों। क्या है दिल्ली पे, विद्रोह का प्रारंभ मंगल पांडे की फांसी से शुरू हुआ दोस्तों। 8 अप्रैल को उनकी फांसी, 8 अप्रैल को ना, एक बार देखते हैं, 8 अप्रैल को 1857 को उनकी फांसी हुई, डेट याद रखना। और वहीं 10 मई की रात में मेरठ जो है, मेरठ छावनी के सिपाहियों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दी, और 11 मई तक सैनिक दिल्ली पहुंच गए, और उन्होंने दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। वहीं 12 मई से बहादुर शाह ने कानून व्यवस्था की बात की, यानी कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली 12 मई से दोस्तों, और उनकी सहायता के लिए एक सैन्य परिषद भी बनाई गई थी। ठीक है, बहादुर शाह की सहायता के लिए एक सैन्य परिषद भी बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक सैन्य परिषद बना ली गई थी उस समय। तो विद्रोही जो थे दोस्तों, उनके द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के दौरान कंपनी का राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर मारा गया। जो पॉलिटिकल एजेंट था कंपनी का, इसका नाम था साइमन फ्रेजर, वो मारा गया। ठीक है, विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार के दौरान लेफ्टिनेंट बिलोबी, जो दिल्ली में शास्त्रागार का कार्यवाहक था, उसने कुछ प्रतिरोध किया, परंतु पराजित हुआ। वहीं दिल्ली में प्रतीक रूप में दिल्ली में कहने को विद्रोह के नेता थे सम्राट बहादुर शाह, किंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था, जिसके प्रमुख थे जनरल बख्त खान। इन्होंने ही बरेली में सैनिकों का नेतृत्व किया तथा उनको दिल्ली ले आए थे दोस्तों। वहीं 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर, क्या था याद रखना, साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसने, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किसने दिया और किसको दिया, ये याद रखने की जरूरत है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने दोस्तों, जो राजा थे उस समय, मुगल राजा थे, बख्त खान को साहब ए आलम का खिताब दिया, साहब ए आलम बहादुर का।
ठीक है। दिल्ली के बाद कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता है, झांसी, अलीगढ़, रोहिलखंड जो बरेली है, इलाहाबाद तथा ग्वालियर में भी विद्रोह शुरू हो चुका था। ठीक है, कानपुर, लखनऊ वगैरह में ये डेट्स कई बार मैचिंग के लिए आ चुकी है, इस पर बात करेंगे अभी। दिल्ली पर ब्रिटिश का कब्जा होने के पश्चात बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया और वहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों नोट कुछ बात करते हैं। मिर्जा गालिब जो है दिल्ली के विद्रोह के समय दिल्ली में थे। मिर्जा गालिब साहब लिखते हैं कि यह मेरे सामने, यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। मतलब खुदा जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है या रह गया है। ये मिर्जा गालिब की लाइन थी दोस्तों उस समय। लखनऊ में बात करेंगे। लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के आधार पर, दोस्तों कुशासन के आधार पर आरोप लगाकर अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको अबदस्त करने से जनता में असंतोष था। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हो गया तथा 4 जून को उसकी जो नेतृत्व की कमान थी बेगम हजरत महल ने संभाल ली दोस्तों, तथा अपने अल्पवयस्क पुत्र बिजरिस कादर को नवाब घोषित कर दिया। क्या नाम था? बिजरिस कादर को नवाब घोषित कर दिया। विद्रोह जून के मध्य तक संपूर्ण अवध में फैल चुका था। चीफ कमिश्नर थे उस समय लॉरेंस, क्या नाम था? लॉरेंस। उन्होंने अपनी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए वो मारे गए। जो चीफ कमिश्नर थे लॉरेंस, उन्होंने अपनी रेजिडेंसी की रक्षा की और वो मारे गए। अंत में कैंपबेल ने दोस्तों मार्च 1858 ईस्वी में गोरखा रेजिमेंट की सहायता से विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया, लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। लखनऊ पर पुनः अधिकार के दौरान नेपाल के राजा थे जंग बहादुर। नेपाल के राजा जंग बहादुर ने कैंपबेल की सहायता की थी। वहीं बात करें बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल कौन थी? ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी दोस्तों। अब बात करेंगे कानपुर में। ये डेट्स याद रखना। 5 जून 1857 तक विद्रोहियों ने कानपुर को अपने कब्जे में कर लिया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। कौन थे? दत्तक पुत्र थे। विद्रोह के समय अपने परिवार के साथ बिठू यानी कि जिला कानपुर उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे थे। नाना साहब का वास्तविक नाम था धोधू पंत और पेशवा बाजीराव सेकंड को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलती थी दोस्तों। बाजीराव सेकंड की मृत्यु 1851 ईस्वी के बाद उनको मिलने वाली पेंशन नाना साहब प्राप्त करने में असफल रहे। यानी कि बाजीराव सेकंड की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद 1851 में 1815 ईस्वी के बाद उनको मिलने वाली पेंशन नाना साहब प्राप्त करने में असफल रहे दोस्तों। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसलिए वे अंग्रेजों से असंतुष्ट थे और काफी गुस्सा भी थे। विद्रोह के दौरान कानपुर में सैनिक छावनी के कमांडर जनरल व्हीलर थे। कौन थे? जनरल व्हीलर थे दोस्तों। 27 जून 1857 ईस्वी को जनरल व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया और विद्रोहियों द्वारा अंग्रेजों को इलाहाबाद भेजने का आश्वासन दिया गया। जब अंग्रेज नावों पर चढ़कर इलाहाबाद के लिए रवाना हुए तो सती चौरा घाट पर, याद रखना, सती चौरा घाट पर उन पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में अधिकांश अंग्रेज बंदी बनाए गए किंतु कुछ बचकर निकल गए थे। विद्रोह के दौरान नाना साहब के सैनिकों द्वारा बीबीगढ़ नामक स्थान पर दोस्तों कैद करके अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को बंदी बनाया गया था। कानपुर में विद्रोह के समय तांत्या टोपे यानी कि कमांडर इन चीफ ने नाना साहब की सहायता की थी दोस्तों। पर्चा की दृष्टि से देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। नाना साहब का उपनाम था धोधू पंत। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद पांडोरा। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहब की और 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। याद रखना, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा में और 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया दोस्तों। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, जो आज भी मौज कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया इन्होंने। तांत्या टोपे का दोस्तों, तांत्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद पांडुरंग था। तांत्या टोपे मराठा गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में, क्योंकि मराठा सबसे ज्यादा गुरिल्ला युद्ध में मैच्योर थे, परिपक्व थे, बहुत ही ज्यादा कलाकार थे, युद्ध प्रणाली में निपुण थे और एक योद्धा थे दोस्तों। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। विद्रोहियों ने नवंबर 1857 को कानपुर के समीप जनरल विंडहम को परास्त किया। वहीं दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया
और 27 जून से 27 नवंबर के बीच ब्रिटिश और विद्रोही सेना के बीच में कानपुर में लगातार संघर्ष जारी रहा और अंत में 16 दिसंबर 1857 ईस्वी को कैंपबेल ने कानपुर पर पूर्ण अधिकार कर लिया था दोस्तों। क्या किया? पूर्ण अधिकार कर लिया था कैंपबेल ने। वही बात करते हैं झांसी की। झांसी में क्या? लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के तहत झांसी में लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र था, नाम था दामोदर राव। उनको गद्दी पर बैठने से अंग्रेजों ने मना कर दिया। ठीक है, कहां पर? व्यवगत सिद्धांत के तहत ये लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखना, नाम था उनका दामोदर राव। उनको गद्दी पर बैठने से अंग्रेजों ने मना किया, जिससे लक्ष्मीबाई जो है, लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों के साथ संघर्ष शुरू कर दिया उन्होंने। विद्रोहियों ने 5 जून 1857 को झांसी में विद्रोह किया दोस्तों। ठीक है, 5 जून को। और झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी के अंतिम मराठा राजा थे गंगाधर राव, उनकी विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने किया हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका था और जिनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को गोलघर वाराणसी में हुआ। तो 19 नवंबर 1828 को गोलघर वाराणसी में हुआ था। और 1853 ईस्वी में झांसी के शासक थे गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के अभाव में डलहौजी ने 1817 ईस्वी की संधि का उल्लंघन करते हुए, समझ रहे आप, 1853 ईस्वी में झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के अभाव में डलहौजी ने 1817 ईस्वी में संधि के उल्लंघन के बाद, संधि का उल्लंघन करते हुए झांसी का दोस्तों, ठीक है, तो ये संधि का उल्लंघन किया 1817 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे दोस्तों। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ये याद रखना, विस्कॉन्ट पॉमिस्टन, इनका नाम है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय थे विस्कॉन्ट पॉमिस्टन। विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति था जॉर्ज एनिसन और विद्रोह के समय भारत का सम्राट था बहादुर शाह जफर दोस्तों। कौन थे? ये थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हेरसे, ये याद रखना। और 1857 ईस्वी में इलाहाबाद का आपातकालीन मुख्यालय बनाया लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बना दिया था इलाहाबाद को। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का, वो थे वीडी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन थे दोस्तों, एस.एन. सेन थे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खान। कौन था? सर सैयद अहमद खान। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है आर.सी. मजूमदार से दोस्तों। किससे? आर.सी. मजूमदार से। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ब्रिटिश साम्राज्य जो है 1854 में विलय होकर लिया था। किसकी बात हो रही थी? ऊपर कुछ बात हो रही होगी, ये था, ये संधि का उल्लंघन करते हुए झांसी को, ये चर्चा यहाँ से है, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में 1854 में, 1854 में विलय कर लिया गया दोस्तों। कानपुर के पतन के बाद तांत्या टोपे भी झांसी की रानी से जा मिले। दोनों ने मिलकर बहादुरी के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया और हेरोज को युद्ध का मूल स्थान मऊ था। जो हेरोज थे, जनरल हेरोज, जो झांसी की रानी से लड़ रहे थे, उनका मूल स्थान मऊ था दोस्तों। वही बात करते हैं। हेरोज जो है जनवरी 1858 ईस्वी में अपने सैनिकों के साथ झांसी के लिए रवाना हुए और झांसी की सुरक्षा को असंभव समझकर रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ साथियों के साथ कालपी पहुंची। कहां पर? कालपी। और हेरोज ने 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को झांसी पर अधिकार कर लिया और 22 मई 1858 को अंग्रेजों ने कालपी पर भी अधिकार कर लिया था। और कालपी पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तांत्या टोपे के साथ ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया तथा 1 जून को ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। और ग्वालियर का राजा अंग्रेजों का सहायक था। ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा करते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। किसको? वीर गति को प्राप्त हुई दोस्तों, 17 जून 1858। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। और हेरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल हेरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। 1857 का विद्रोह की बात करें, प्रमुख केंद्र था दिल्ली। विद्रोह का नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर, बख्त खान, और ब्रिटिश अधिकारी थे जॉन निकोलसन और हडसन दोस्तों। जगदीशपुर की बात करें, बिहार, कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। मेजर विलियम टेलर, बेंसेंट आयर, ये सब थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे दोस्तों। ठीक है, और वहां पर कौन थे? कैंपबेल थे। इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली, कर्नल नील थे उसमें। बरेली में थे खान बहादुर खान।
कैंप बेल थे, कानपुर में थे नाना साहब और तांत्या टोपे, और वहां पर कैंप बेल थे दोस्तों। ठीक है, ये सारी चर्चा हो गई। अब बात करेंगे लखनऊ। लखनऊ पे कौन था? लखनऊ में दोस्तों बेगम हजरत महल थी और हेनरी लॉरेंस कैंपबेल थे। झांसी ग्वालियर असम की बात करें, राजस्थान की, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और वहां पर जनरल हेरोज के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा। ग्वालियर में तांत्या टोपे, असम में मनीराम दत्त और राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल दोनों लोग इस 1857 की महाविद्रोह में भाग ले रहे थे। 1857 के विद्रोह में भरपूर भाग ले रहे थे। बिहार पे बात करेंगे। बिहार में शाहाबाद दोस्तों, शाहाबाद, पटना, पटना, गया और जिले विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। शाहाबाद, पटना और गया। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने संभाला। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। अंत में विलियम टेलर व बेंसेंट आयर ने विद्रोह को शांत कर दिया और बिहार पर पुनः ब्रिटिश सत्ता की बहाली को सुनिश्चित कर दिया दोस्तों। फैजाबाद की बात करें, फैजाबाद, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला, जिसे बोलते हैं मौलवी अहमदुल्ला डंका शाह ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः तमिलनाडु एरकाड के रहने वाले थे, किंतु फैजाबाद में आकर बस गए थे। विद्रोह के दौरान दोस्तों अहमदुल्ला ने विद्रोह को जिहाद यानी कि धर्म युद्ध की संज्ञा दी तथा विभिन्न धर्मानुयायियों की आह्वान किया गया कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। दोस्तों अहमदुल्ला के बारे में थॉमस सीटन ने कहा था कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाला यह व्यक्ति विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। दोस्तों अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतना भयभीत हो गए थे कि उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए नगद इनाम घोषित करना पड़ा उन्हें। किसके? अहमदुल्ला। दोस्तों कुछ और चीजें देखते हैं। वही 5 जून 1858 ईस्वी को, कब? 5 जून 1858 को अवध यानी कि रोहिलखंड सीमा पर पोवाया में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अब बरेली की बात करेंगे। बरेली में विद्रोह का कमान दोस्तों खान बहादुर खान ने संभाली। संपूर्ण रोहिलखंड में यही प्रमुख नेता बने रहे और कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह को समाप्त कर दिया और खान बहादुर खान को फांसी की सजा दी गई। बात करते हैं उधर और इलाहाबाद पे बात करेंगे। क्या है इलाहाबाद? इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। अंत में जनरल नील ने यहाँ विद्रोह को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। असम की बात करें, असम में नेतृत्व मनीराम दत्त और कंदरपेश्वर ने किया। दोस्तों किसने? मनीराम दत्त और कंदरपेश्वर ने किया था। राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में कोटा जो है, कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा में विद्रोह की कमान संबलपुर के राजा सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने संभाली हुई थी। 1862 ईस्वी में सुरेंद्र शाही ने आत्मसमर्पण कर दिया था। वहीं 1857 के विद्रोह के स्वरूप निर्धारण में बात करें, उसके विवाद में 1857 में लॉरेंस की बात करें, लॉरेंस के बाद सीले के बाद मालसन आदि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इससे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, इसमें इसे सैनिक विद्रोह माना। दोस्तों सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट में इसे सैनिक विद्रोह माना, इसकी संज्ञा दी गई थी। दोस्तों ठीक है, वहीं और बात करते हैं, ये इंपोर्टेंट है। LER रीज ने, जो LER रीज हैं, इन्होंने इसे धर्मांधों यानी कि जो धर्म के अंधे हैं, रिलीजियस हैं, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बताया, यानी कि जो धर्म में अंधे हैं उनका ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बताया LER रीज ने। TR होम्स ने इसे बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दी। तो TR होम्स ने इससे बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दी थी। बेंजामिन डिज़रायली ये ब्रिटिश नेता थे, इन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रीय विद्रोह बताया। और वहीं BD सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 में इसे सुनियोजित संग्राम, इनकी सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी BD सावरकर ने। अब बात करेंगे दोस्तों विद्रोह की असफलता के कुछ कारणों की। क्या हुए विद्रोह की असफलता, कैसे हुई? ठीक है, विद्रोह की असफलता देखते हैं क्या है। विद्रोह की असफलता के कारण, विद्रोहियों के समक्ष स्पष्ट लक्ष्य एवं कार्यक्रम का अभाव था। विभिन्न क्षेत्र के नेताओं के बीच आपसी तालमेल का अभाव था। अनेक शासकों एवं कुलीनों ने ब्रिटिश का समर्थन किया। नवोदित मध्यम वर्ग का झुकाव भी ब्रिटिश की तरफ ही था। ब्रिटिश कंपनी को कुछ योग्य अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त हुई तथा नील, हडसन, यूरोज, कैम्पबेल और निकोलसन आदि। संगठन, अनुशासन, योग्य नेतृत्व का अभाव था। नेताओं में गुटबंदी व आधुनिक हथियारों की कमी का समग्र रूप से असफलता का कारण माना जाता है। जॉन लॉरेंस ने कहा कि यदि उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। दोस्तों विद्रोह का महत्व समझिए, ये विद्रोह का महत्व की बात हुई है। भले ही तात्कालिक रूप से अपने लक्ष्य में सफल नहीं रहा हो ये विद्रोह,
परंतु यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक बन गया था। इसकी 50वीं जयंती पर वीडी सावरकर के नेतृत्व में, वीडी सावर साहब के नेतृत्व में दोस्तों, तो ये वीडी सावरकर के नेतृत्व में दोस्तों क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने इस महान घटना को याद किया। विद्रोह का महत्व बता रहा हूं आपको, ये समझिए अच्छे से। अब यह विद्रोह दोस्तों भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता व राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अपनी विस्तारवादी नीतियों को छोड़ना पड़ा। जो एक्सपेंशन कर रहे थे, जो विस्तार कर रहे थे, अपनी पॉलिसी, अपनी सीमाएं बढ़ा रहे थे, अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ा रहे थे, वो सारी विस्तारवादी नीतियों को छोड़ दिया इन्होंने, इसको छोड़ना पड़ा। अब बात करते हैं विद्रोह का परिणाम। इसका परिणाम की बात करेंगे क्या है। 1857 का विद्रोह दोस्तों असफल रहा। असफलता की कहानी ज्ञान होता है, असफल जरूर रहा, लेकिन इसका तात्कालिक और दूरगामी परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन के स्वरूप मूलभूत परिवर्तन हुआ दोस्तों। 2 अगस्त 1858 में ब्रिटिश सामग्री ने भारत सरकार अधिनियम 1858 अनुमोदित किया। महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी। सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण कंपनी से लेकर भारतीय राज्य सचिव, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया को सौंप दिया। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश राजमुकुट के प्रतिनिधि के रूप में अब भारत पर शासन करने लगा दोस्तों। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। इन 15 सदस्यों में से 7 ईस्ट इंडिया कंपनी के भूतपूर्व संचालकों द्वारा एवं 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इस काउंसिल का कार्य राज सचिव की सलाह देना था, परंतु राज सचिव काउंसिल की सलाह के विरुद्ध भी निर्णय कर सकता था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में दोस्तों कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। ये याद रखना, कब? 1 नवंबर 1858 को। समझ रहे आप? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इस घोषणा के अंतर्गत क्या हुआ? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बनकर आया। इनकी लॉर्ड कैनिंग को भारत के प्रथम वायसराय बना दिया। महारानी के घोषणा पत्र को भारतीय जनता का महान अधिकार पत्र, इनकी मैग्ना कार्टा माना जाता है। घोषणा पत्र में यह घोषित किया गया कि भारतीय प्रशासन के अधिग्रहण के अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार भारत में विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति का पालन नहीं करेगी और स्थानीय राजाओं के अधिकारों, उनके सम्मान एवं गौरव की रक्षा की जाएगी। 1858 ईस्वी में स्थापित भारत सचिव और इंडिया काउंसिल को गृह सरकार के नाम से पुकारा जाता था। वहीं 1858 ईस्वी के घोषणा पत्र में यह विश्वास दिलाया गया कि हमारी प्रजा किसी भी जाति अथवा धर्म की क्यों ना हो, स्वतंत्र रूप से बिना किसी भेदभाव के हमारी सेवा तथा पदों पर नियुक्त की जाएगी। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए 1861 ईस्वी में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष लंदन में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई ताकि संसाबित जनपद सेवा यानी कि कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस की भर्ती की जा सके। 1858 ईस्वी में सरकार ने सैनिक पुनर्गठन के लिए पील कमीशन की नियुक्ति की। तो 1858 में सैनिक रीऑर्गेनाइजेशन, सोल्जर्स रीऑर्गेनाइजेशन के लिए पील कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। इस कमीशन की सिफारिश के आधार पर भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। सेना और तोपखानों के महत्वपूर्ण पदों से भारतीयों को हटा दिया गया और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा का भार अंग्रेजी सेना को दे दिया गया। सैनिकों की भर्ती हेतु एक रॉयल कमीशन गठित हुआ तथा बड़ी कुटिलता से फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया गया। फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया गया और उस नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख व पंजाब के उत्तर प्रांत से किया, क्योंकि अवध एवं बिहार के सैनिकों ने विद्रोह को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने संदेह की नजर से देखती थी दोस्तों। 1861 ईस्वी की सेना, 1861 की सेना सम्मिश्रण योजना थी। आर्मी अमलगेशन स्कीम के अनुसार कंपनी की यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात के लिए एक साधारण सूत्र बनाया गया, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 का अनुपात निर्धारित किया गया। मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 निर्धारित किया गया। इस प्रकार 1857 ईस्वी के विद्रोह ने एक नए युग का बीज बोया। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर अब आर्थिक शोषण का युग आरंभ हो चुका था और अंग्रेजों के लिए
सामंतवादी युग का सदा के लिए अंत हो गया। इस विद्रोह का परिणाम जो भी हो शीघ्र ही हुआ दोस्तों, और यह भारत में शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती का प्रतीक बन गया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। वायसरॉय कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 का इंडियन हाईकोर्ट एक्ट तथा 1861 ईस्वी का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित किया गया था दोस्तों। ये सारी कहानी लड़ी गई थी। देखिए यहाँ तक चंपक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। 1857 का महाविद्रोह हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कहाँ कैसे हुआ, डेट्स कब हुई, ये सारी चीजों को हमने बखूबी आपके साथ एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हो दोस्तों, प्रमुख भारतीय जन विद्रोह, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, थोड़ा सा प्यार हमें चाहिए दोस्तों, उसके लिए प्लीज़ आप बने रहिएगा दोस्तों। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट यही करेंगे कि यहाँ जितने भी फैक्चुअल डेटा, जो भी फैक्ट है, उसकी भरपूर चर्चा कीजिए और उस फैक्ट को बराबर नोट डाउन करते रहिए, डेट्स को नोट डाउन करिए, कहाँ पर कौन सा विद्रोह हुआ, जहाँ जहाँ मैंने उसको पॉइंट आउट किया है उनको बखूबी आप करते रहिए और एक चीज को अपने नोट्स में मेंशन करना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद दोस्तों एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। बाय बाय।